ज़ात और तहफ़्फ़ुज़ खुराक से मुतालिक इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। सेमिनार में कॉर्पोरेट फार्मिंग, सरकारी और निजी शोबे के माबैन शराकतदारी, लाइव स्टॉक और ज़राई शोबे में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। ज़राई बरामदात बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फसलों की बेहतर मनसूबाबंदी से हम अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का सेमिनार से खिताब। फॉरेन एजेंट की जमात का इस वक्त कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडलर्स इसके तर्जुमान हैं। ये शख्स झूठा और ज़हनी मरीज है, इसका मरज ला इलाज है। कोई भी शख्स इस झूठे शख्स के लिए सामने आने को तैयार नहीं। फ्रॉड, साजिशी, फितना, फसादी मुल्क और आवाम को लूट कर चला गया। मुल्क से बाहर बैठा इस फसादी का टोला इदारों के खिलाफ मुहिम जोई कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौजूदा माशी बहाली की इस सफर की जानिब एक और मुस्बत खबर। आलमी दर्जाबंदी एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को डिफॉल्ट रेटिंग से अपग्रेड कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म, इत्तेहादी हुकूमत, इक़्तिसादी टीम और अवाम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माह 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भिजवाई। गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 3.9% इजाफा। तरसीलात ज़र की आमद के अहम ज़राए में सऊदी अरब, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के मास्टर माइंड हैं। इस शख्स ने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। आपके पैदा किए बहरान से मुल्क को निकालने में कई बरस लगेंगे। साबिक दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड कर्ज लिया गए। PTI चेयरमैन सिरप की तबाहकारियों के बाद भी तामीर नौ या माशी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। अवाम को अब इत्तेहाद और सियासी समत की जरूरत है। वफाकी वजीर शहरी रहमान। दरियाए चनाब में हेडमिराला और शकरगढ़ नाला बेंग में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खानकी और कादिराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का तहसील शकरगढ़ में मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रैली में फंसे 223 अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोगों के बरवक्त इंफला और मदद पर रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की तारीफ। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। वज़ीर आज़म का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का विजन, सकाफती सफारतकारी, गंधारा तहजीब और पाकिस्तान में बुद्ध मत वरसे के हया के मौजू पर सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले राहिब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सिम्पोजियम सकाफती सफारतकारी के हवाले से संग मील साबित होगा। डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी। और इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द के 9 मई के वाक़यात की भरपूर मसम्मत। शर्मनाक तखरीबकारी में मुलव्वस शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को निशान इबरत बनाने का मुतालिबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया कंवल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वो जानते हैं कि हम न सिर्फ कौम के खजाने बल्कि उसकी सलामती पर भी गौर करते हैं। अब्दुल कादिर चले गए हैं। यही तो वो चाहते थे। तुम्हें अब्दुल हमीद के हवाले करने का वक्त आ गया है। तो आपको भी जहर दिया गया है। अब्दुल हमीद को तख्त से उतार दिया जाएगा। हम अपने माजी के तजर्बे की बुनियाद पर पूरी तरह तैयारी करेंगे। अब्दुल हमीद खेल को मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब दे रहा है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और अब्दुल हमीद रेलवे बनाना चाहता है। हम इस रेलवे की तामीर इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी कौम की फिक्र है पाशा। हड़ताल होगी पाया तख्त में। लगता है नौजवान बगावत कर रहे हैं। हालात ऐसे हो जाएंगे कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना होगा। अब एक शाहीन की तरह काम करना होगा। जल्द ही
ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ये एक खूनी मंजर होगा। हम अपनी रियासत की बका के मामलात को चंद लोगों के हवाले नहीं कर सकते। नाइम सुल्तान यहाँ क्या कर रही है? लगता है उनकी किस्मत में भी यही मरना लिखा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इस्लामाबाद में सेमिनार जारी है। जिना कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस सेमिनार में बड़ी तादाद में ज़रई माहिरीन शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर नेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार में शिरकत करेंगे। मज़ीद सेमिनार के हवाले से बताएंगी शाहीन अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क में ज़राअत के शोबे की तरक्की और इस शोबे में दरपेश मसाइल के हवाले से इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में ज़रई माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, बरामदात को बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उनकी फूड सिक्योरिटी की डिमांड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम और वो ममालिक मिलकर इस पाकिस्तान में हम पूरी करेंगे। पाकिस्तान को हम इस काबिल बनाएंगे कि हमारी एग्रीकल्चर जो है उसको बूस्ट मिले। वफाकी वजीर तवन्नाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वजीर आज़म पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए कोशां है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी हो रही है, तो लिहाजा हमने इस पानी की कमी में अपने मुल्क की ज़राअत को मज़ीद बढ़ाना है और इसको ना सिर्फ अपनी जो हमारी दाखिली ज़रूरियात हैं उसके लिए पूरा करना है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। अनफॉर्चुनेट है कि इतने सालों में एग्रीकल्चर को वो सही फैसिलिटेशन ना देने की वजह से हम फूड इनसिक्योर भी हो गए। ये एक मेजर सेक्टर होगा जो इकॉनमी को रिवाइव करेगा। सेमिनार में मुल्क भर से माहिरीन को इकट्ठा किया गया, जिससे ज़राअत के शोबे को मजीद तरक्की मिलेगी। तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है वो हमारी खाली पड़ी है, वहाँ पे हम नहीं ग्रो कर रहे। और फिर 24 मिलियन एकड़ फीट वाटर है जो हम समंदर में फेंक रहे हैं। इसलिए ये फोकस करना इस वक्त ज़रूरी है। उनके पास बीज सही पहुँचे, उनकी मशीनरी हो, उनकी वक्त से खाद पानी बिजली सब कुछ आ सके, तो उसको पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। आज के सेमिनार का मकसद मुल्क में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 9 मई वाक़यात का मरकज़ी किरदार एक ऐसा फ्रॉडी और ज़हनी मरीज़ शख्स है जिसके तमाम झूठ, करप्शन और फितने पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले इस फसादी शख्स को इक़्तिसादी बहाली हज़म नहीं हो रही, इसलिए मायूसी छुपाने के लिए नित नए फरेबी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन एजेंट ने अपने ट्वीट में दरियाफ्त किया कि 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ, तो इस लाइलाज ज़हनी मरीज़ को बताना चाहती हूँ कि इन वाक़यात का फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को हुआ। जिस शख्स ने मंसूबा बंदी की, जहन साजी की, इसको प्लान किया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी डायरेक्शन दी, वो पूछता है 9 मई के वाक़े से किसको फ़ायदा हुआ। जो पहले कहता था 9 मई का वाक़या मेरी गिरफ्तारी का रद्द अमल है, फिर कहता था ये एजेंसीज के लोग थे, फिर कहता था ऐसे रद्द अमल तो आएगा। वो पूछता है कि 9 मई के वाक़े जिसमें शोहदा की यादगारों को जलाया, जिसमें वर्दियों को नीचे फेंक कर ठुड्डे मारे, जिसमें शोहदा के एम्बलेम्स को तोड़ कर फेंका गया, जिसमें एम्बुलेंसेस जलाई गई, मस्जिदें जलाई गई, स्कूल जलाए गए, रेडियो पाकिस्तान जलाया गया। वो कहता है 9 मई के वाक़े का किसको फ़ायदा हुआ है? 9 मई के वाक़े का फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है और इस साजिश को नाकाम बनाने का फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को हुआ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब नौबत ये आ गई है कि तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स इस फितने और फसादी के झूठ छुपाने के लिए अपना चेहरा सामने लाने को तैयार नहीं।
مریم اورنگزیب نے کہا کہ فراڈ، سازشی، فتنہ فسادی ٹولہ ملک اور عوام کو لوٹ کر چلا گیا، عوام کی روزی روٹی اور معیشت تباہ کر دی۔ تم واحد شخص ہو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتہ ہے، اسی لیے بالٹی، ڈبہ اور ڈسٹ بن رکھ کے آتے ہو عدالت میں، اسی لیے ہر عدالت میں پھرتے ہو، چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے۔ 2014 کا کیس فورن فنڈنگ کا آج تک جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے انلیگل فورن فنڈنگ کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ جس شخص نے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر اپنے دور اقتدار میں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ان کے خلاف ہر ریاستی ہتھ کنڈا استعمال کیا، آج وہی ناانصافی کا رونا رونے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ زیادتی ہوتی ہے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو پینما کا سہارا لے کر اقامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو، اسے گدا نہ دو، اسے چادر نہ دو، اسے دوائی نہ دو، اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو۔ اس کے بعد تم شہباز شریف صاحب کو، اپوزیشن لیڈر کو اپنی فرنٹ 2 روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو۔ تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے؟ اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو، جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئے، ان کو تم دوبارہ گرفتار کرو، ان کو نیب کی کسٹڈی میں دو، وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو۔ تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں، بہنیں اور بچیاں کیا ہوتی ہیں؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جن اعلی کاروں نے ایک فسادی کے کہنے پر نواز شریف اور ان کے خاندان پر الزامات عائد کیے، آج وہ بھی نواز شریف کی بے گناہی کی گواہی دینے سمیت ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آزادی اظہار رائے کا سہارا لے کر خطرناک کھیل کھیلنے والوں کے خلاف FIA کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جن پر کارروائی ہو رہی ہے۔ اور موجودہ معاشی بحالی کے سفر کی جانب ایک اور مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ عالمی درجہ بندی ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو ڈیفالٹ ریٹنگ سے اپ گریڈ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وزیر اعظم، اتحادی حکومت، اقتصادی ٹیم اور عوام کو مبارکباد۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ ماہ 2.2 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر وطن بھجوائیں۔ جون 2023 میں گزشتہ سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 3.9% اضافہ ہوا ہے۔ جون 2023 میں ترسیلات زر کی آمد کے اہم ملکوں میں سعودی عرب، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور امریکہ شامل ہیں۔ رواں سال اب تک ترسیلات زر کی مد میں مجموعی طور پر 27 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں، جو مالی سال 2022 کے مقابلے میں 13.6% کم ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت طے پانے والے معاہدے کے مثبت اثرات ملک کی معاشی سرگرمیوں پر پڑ رہے ہیں۔ آج نئے کاروباری ہفتے کے آغاز میں اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس 377 پوائنٹس اضافے کے بعد 44,585 پر بند ہوا۔ اب تک مارکیٹ میں 341 کمپنیز کے حصص کا کاروبار ہوا، جس میں 238 کمپنیز کے شیئرز میں تیزی، 81 کمپنیز کے شیئرز میں کمی، جبکہ 12 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ شیئر مارکیٹ میں 12 ارب 5 کروڑ کی مالیت کے 1,75,000 سے زیادہ سودے ہوئے، جن کا حجم 43 کروڑ سے زیادہ رہا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 3 ارب ڈالر کا معاہدہ طے پانے کے بعد سے اب تک اسٹاک ایکسچینج میں 3,218 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پانے والے معاہدے کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، جس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز میں گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی تیزی کا رجحان اس ہفتے بھی برقرار رہا اور آج بھی 100 انڈیکس میں 377 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور اختتام ہوا 44,585 پر۔ مثبت کاروباری دن رہا آج اسٹاک ایکسچینج میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معاشی نمو ہے، اس حوالے سے فچ کی جانب سے جو نئی درجہ بندی کی گئی ہے وہ بھی خوش آئند ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے اب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب موجود ہیں، جو سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو آپ نے وقت دیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پاکستان اور IMF کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت، اس کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ملکی معیشت کو اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے سینیریو میں؟ جی سب سے پہلے تو یہ بڑی خوش آئند ہے اور بہت ویلکم سائن ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو کمٹمنٹس ہیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی اور $3 بلین جو آ رہے ہیں، اور اس کی ابھی اپروول جو ہے وہ جولائی میں ہو جائے گی، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ کا رجحان، پرائیویٹ سیکٹر کا رجحان
ہماری ریٹنگ کا چینج ہونا جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ تمام کافی مثبت چیزیں ہیں. کرنسی بھی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوئی ہے US ڈالر کے اگینسٹ. تو یہ تمام چیزیں پازیٹیو ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ چیلنج بھی ہے حکومت کے لیے کہ انہوں نے اب اس کو سسٹین بھی کرنا ہے کہ اس دوران کے لیے سب پیسے جو ہیں وہ لیکوڈیٹی جو کرنچ ہے وہ ختم بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ مزید جو ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہیں وہ زیادہ نہ بڑھیں اور دوبارہ سے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کا سامنا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں آتی رہیں اور بہت زیادہ اس پر بات ہوتی رہی. خدا نخواستہ ڈیفالٹ تک کی بھی لوگوں نے دعوے کیے اور کچھ نے تو کوشش بھی کی تھی، لیکن ہماری کاروباری برادری اور اس کے بعد پھر حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے اس پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب GSP+ کے حوالے سے بھی، پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے بھی اقدامات ہو رہے ہیں. اب یہ ساری ارینجمنٹ کرنے کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ بال جو ہے اب وہ ہمارے انڈسٹریلسٹ یا ہمارے جو کاروباری افراد ہیں، ہمارے تاجر حضرات ہیں، ان کے کورٹ میں. اب جی بالکل، ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کی جو منڈیاں جن کو ہمیں اسپیشل جس طرح آپ نے ذکر کیا GSP+ کی ہمارے پاس ان کی ایکسیس ہے، اس میں ہم ان ٹارگٹس کو اچیو کریں اچھی طرح. ظاہری بات ہے لیکوڈیٹی بھی بہتر ہوئی ہے تو لوگوں کے جو خام مال کی جو امپورٹ ہے اس میں بھی جو ڈیلیز تھے وہ بہتر ہو جائیں گے. لیکوڈیٹی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اوپر یعنی بیلنس آف پیمنٹ کے اندر مسائل آ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو فرق آ رہا تھا کرنسی کا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بینکنگ چینلز کو استعمال نہیں کر رہے تھے. یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اب بینکنگ چینل سے دوبارہ سے فلو بہتر ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں GSP+ کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. حالیہ ہمارا یہ دور ختم ہو رہا تھا، لیکن اب یہ جیسے یہ رینیو ہو رہا ہے، اس کو مزید آگے اس سے بہتری اور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر اشمائل داؤد صاحب، آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے اور پاکستان کی معاشی صورتحال خاص طور پر 100 انڈیکس میں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا. آج کاروباری ہفتے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر وہی ایک سچویشن برقرار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 300 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں اور انڈیکس اپنی 44,000 کی سطح کو برقرار رکھا ہے اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نازیہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل، اور یہ خوش آئند خبریں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. پروگرام میں آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا تھا اور PDMA کے مطابق راوی سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ اس وقت معمول کے مطابق ہے، جبکہ تمام دریاؤں، بیراجوں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. PDMA صوبائی کنٹرول روم سے پنجاب میں تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ کر رہی ہے. شکرگڑھ میں ایک سین آباشی کے مطابق نینا کوٹ کے قریب دریائے راوی کا بہاؤ 75,000 کیوسکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جسر کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے جو 30,000 کیوسکس ریکارڈ کیا گیا ہے. ایکسن ایگریگیشن کے مطابق 17,000 کیوسکس کا سیلابی ریلا آج جسر پہنچے گا، جہاں نالا بئی میں شکرگڑھ کے قریب نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. نالا بئی میں پانی کا بہاؤ 2,200 کیوسکس ریکارڈ کیا گیا ہے. PDMA کی جانب سے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں پہلے ہی مکمل کی جا چکی ہیں. تمام اضلاع میں ایمرجنسی کی صورت میں خیموں، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر ضروری سامان پہنچا دیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پاکستان خاص طور پر پنجاب میں مختلف دریاؤں، ندی نالوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. PDMA کی جانب سے پیشگی انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اقدامات بھی کیے گئے ہیں. بھارت کی جانب سے اس مرتبہ دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسکس پانی چھوڑا گیا ہے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو خدا نخواستہ سیلاب کی صورت میں سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، ایک صورتحال بن سکتی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے تمام پیشگی انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں، اقدامات بھی کیے گئے ہیں. انتظامی الرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ PDMA میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے PDMA پنجاب میں اور اس کنٹرول روم میں تمام دریاؤں، ندی نالوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. بالکل، اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے اور مزید کن اقدامات کی تیاری کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم مزید کچھ معلومات لے لیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں محمد تصور چودھری صاحب نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جو PRO ہیں PDMA پنجاب میں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. جی وعلیکم السلام.
اچھا تصور صاحب، انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں حفاظتی، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اسے نمٹنے کے لیے تمام تیاری مکمل رکھی جائے. ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ کن کن چیزوں کو خاص طور پر مد نظر رکھ رہی ہے. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ کل بھارت نے 1,85,000 کیوسک کا پانی جو ریلا پاکستان کی حدود میں آج داخل ہوا ہے، تو وہ جسر کے مقام پر 60,000 کے قریب جو ہے نا پانی ہماری حدود میں داخل ہوا ہے، جو لاہور کی طرف روان ہوا ہے. کل صبح تک لاہور شدرا کے مقام سے پانی گزرے گا. آلموسٹ امید یہی کی جا رہی ہے 25 سے 30,000 کیوسک جو پانی ہے، جو 1,85,000 انڈیا نے چھوڑا تھا، 25 سے 30,000 کیوسک پانی جو ہے وہ لاہور سے گزرے گا. تو سچویشن نارمل ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. باقی جو ہے چناب میں بھی آج پانی چھوڑا ہے، بھارت نے ستلج میں بھی پانی چھوڑا ہے، اور یہاں بھی تمام ترین اقدامات مکمل ہے. جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر الرٹ ہے. دریاؤں سے منسلک جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں وہاں پہ ہم نے ریلیف کیمپس کا قیام عمل میں لے آئے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں اور جانوروں کے لیے چارے کا انتظام، میڈیکل کی فیسلٹیز اور لائف سٹاک کی فیسلٹیز، وہ تمام تر الحمدللہ انتظامات مکمل ہیں. اور پنجاب کے تمام اداروں کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں اپنی مکمل رکھیں. اچھا چودھری صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزٹ کیا راوی کا، اسی مقام کا، اور انہوں نے بات بھی کی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے راوی میں خاص طور پر اور دریائے ستلج میں بھی پنجاب کے دریا ہیں، وہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو خشک ایریا ہے دریا کا وہاں پر اپنی کچی آبادیاں قائم کی ہوئی ہیں، رہائش رکھی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو پانی آنے کی صورت میں کیا انتظامات ہیں تاکہ لوگوں کا نقصان کم ہو؟ ہے تو وہ قبضہ، اور اس کے لیے کچھ انتظامات کیے گئے ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے؟ جی، کل چیف منسٹر پنجاب صاحب نے وزٹ کیا تھا شدرا کے مقام پر. وہاں پہ انہوں نے حکم کیا تھا، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو حکم کیا تھا کہ فوری طور پر ان کو جو ہے نا انخلاء ضروری بنایا جائے. جو دریا کے پیٹ میں بیٹھے ہیں یا قریبی آبادیاں ہیں، اسی حوالے سے جو متعلقہ ضلعی انتظامیہ ہے وہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو انخلاء کو یقینی بنا رہے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں. بہت شکریہ محمد تصور چودھری صاحب، آپ بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے. آپ ترجمان ہیں پی ڈی ایم اے کی، اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے. اور گزشتہ برس بھی بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا تھا، اس مرتبہ بھی بھارت کی جانب سے مانسون کے بالکل آغاز پر ہی پانی چھوڑا گیا، اور اس مرتبہ 1,85,000 کیوسک چھوڑا گیا ہے. لودھرا میں کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. بالکل. دریائے ستلج میں اس وقت پانی کے بہاؤ کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر دریائے ستلج کے کنارے ہمارے نمائندے موجود ہیں عبداللہ ڈاہا، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. جی عبداللہ، آگاہ کیجیے گا. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے اور پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے بعد لودھرا کی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور دریائے ستلج کے کنارے پر آباد مکینوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تحصیل کروڑ پکا میں 4 جبکہ لودھرا میں بھی 4 فلڈ ریلیف کیمپ کر دیے گئے ہیں، اور دریا کو جانے والے راستوں کو بند کر کے لوگوں کو دریا کی طرف جانے سے بھی روک دیا گیا ہے. حفاظتی بندوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. ریسکیو ریلیف پلان کو عملی شکل دے دی گئی ہے. ممکنہ متاثرہ آبادیوں کے انخلاء کی منصوبہ بندی اور نشیبی علاقوں کے مکینوں اور ان کے جانوروں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے ٹھوس پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے. شکر ہے پانی کا بہاؤ آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ نے جو قریبی رہائش ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں نقل مکانی کر لیں. حکومت نے ہدایت کی ہے کہ اپنے اپنے کنے جڑے دریا دے اندر ہیں کہ اپنے اپنے محفوظ مقامات چلے ونجو. گزشتہ روز لودھرا سے 3,600 کیوسک پانی کا اخراج ہوا ہے. آج میسی سافن سے 17,000 کیوسک پانی کا اخراج ہوا ہے، جو کہ لودھرا پہنچتے پہنچتے تقریباً 5,000 کیوسک تک رہ جاتا ہے، اور لودھرا میں بھی پانی کی بہاؤ کی صورتحال نارمل ہے. بہت شکریہ عبداللہ ڈاہا، تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستانی عوام کو اب اتحاد اور سیاسی سمت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی چیئرمین سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بھی تعمیر نو یا معاشی اصلاحات کے لیے تیار نہیں. ٹویٹ کیا شہری رحمان نے، اور اپنے ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے تمام بین الاقوامی پروگرامز کو بیچ میں منسوخ کیا اور ریکارڈ قرض لیے.
70 साल में तमाम हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना आपने अपने दौर में लिया। शरीफ रहमान कहती हैं, मुतअस्सिबाना फ़ायदे के लिए आपने पहले मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और IMF को लिखा कि नई हुकूमत के साथ मुआहदे ना करो, लेकिन प्रोपेगेंडा के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के साथ कामयाब मुआहदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि फ्रांस में पुलिस के हाथों जवान की हलाकत के बाद हंगामों में मुलव्विस 3600 अफराद गिरफ्तार हुए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ्रांस ने फौरी समाअत के लिए अदालतें लगाएं, केस की समाअत एक ही दिन में मुकम्मल की जाती है। हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद को कड़ी सजाएं सुनाई जा रही हैं। इस हंगामा आराई को अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालती कार्रवाई और फैसले की तफसीलात बता रहे हैं नवीद हयात अपनी रिपोर्ट में। सलमान शहबाज बरीयत की दरखास्तों पर समाअत के लिए खसूसी अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि उन्होंने मुकदमे की तहकीकात पर मुश्तमिल 7 वॉल्यूम अदालत में जमा करवाए। क्या इस तमाम रिकॉर्ड में सलमान शहबाज के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है? अदालत ने मजीद इस्तफसार किया कि इस्तगासा ने तफ्तीश के दौरान किसी एक गवाह के बयान को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। FIA एहलकार अदालती सवालात पर खामोश रहे और कोई जवाब न दे सके। इस पर खसूसी अदालत के जज ने मजीद सवाल करते हुए पूछा कि जो गवाह इंक्वायरी के दौरान बार बार अपने बयानात बदलते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मौक़िफ़ तब्दील करने वाले गवाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडवोकेट अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान शहबाज और उनके अहलखाना के खिलाफ 2018 में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया। ताहम 5 साल की मुसलसल तफ्तीश के बावजूद FIA उनके खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद सलमान शहबाज समेत दीगर 16 मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी कर दिया। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान शहबाज ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया, ताहम आज अदालती फैसले ने उन्हें सुरखरू कर दिया है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ एक्विट हुए और आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, और ये है उनकी दास्तान जो 5 साल उन्होंने किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत खसूसी अदालत के जज बख्त फखर बज़दाद ने की। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वाराणसी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत पूरी होने पर अदालत में पेश किया था। थाना शादमान लाहौर पर हमला केस में तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे की तफ्तीश तकमील के मराहिल में है, चालान जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने जिनाह हाउस का दौरा किया। वफ्द के शुरका ने 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की। वफ्द के शुरका ने मुतालबा किया कि 9 मई को की जाने वाली शर्मनाक तक़रीबकारी में मुलव्वस शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को निशाने इबरत बनाया जाए। मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम का इनेकाद इस्लामाबाद में किया जा रहा है। इस सिम्पोजियम में शिरकत के लिए बुद्ध इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स गंधारा तहजीब के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने एयरपोर्ट पर वियतनाम, नेपाल और मलेशिया से आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। डॉक्टर रमेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजहबी सियाहत में बड़ी सलाहियत है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब के हज़ारों साल पुराने मजहबी मकामात हैं। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि सकाफती सिफारतकारी के हवाले से ये सिम्पोजियम संगे मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि पेशावर और तख्तबाई की तारीखी मकामात इस हवाले से बहुत अहमियत रखते हैं। मलेशिया से आने वाले बुद्ध मत के पैरोकार का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई है, ये अपने मुल्क जैसा लग रहा है। दीगर बुद्ध बख्शों का कहना था कि पाकिस्तान मजहबी सकाफत के हवाले से एक अहम मुल्क है और हम चाहते हैं कि यहाँ बाहर से लोग आएँ और देखें कि पाकिस्तान सियाहती एतबार से किस कदर अहम और ख़ूबसूरत मुल्क है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जहां 4 साल बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को बिलाखिर नंबर लग ही गया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख का 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया है। बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। आर्टिकल 370 की तनसीख को गैर आईनी करार देने के लिए पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी की हाजिर सर्विस ऑफिसर शाह फैसल ने 28 अगस्त 2019 को दायर की थी। 4 साल तक जजेस की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। आईनी माहिरीन के मुताबिक 4 साल गुजरने के बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होना भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरी सियासतदानों, उलमा कराम और ताजिर बरादरी समेत कश्मीरी अवाम ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदूम किया है। कश्मीरी अवाम को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के गैर आईनी इक़दाम को कलअदम करार देगी। नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ की लपेट में है। मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ ने बॉलीवुड को भी अपनी लपेट में ले रखा है। यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद और शायर के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में बनाई जा रही हैं। संजय पूरन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हूरे नामी मूवी बना डाली। मुतनाज़िर फिल्म की रिलीज़ पर मुसलमान तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। नाक़िदीन ने फिल्म की रिलीज़ को अफसोसनाक, नफरत पर मबनी और मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दिया है। रवां साल द केरला स्टोरीज़ के नाम से फिल्म रिलीज़ की गई, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन की नकाबपोशी को निशाना बनाया गया था। मोदी के 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में बतदरीज इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज़ की हैं। और भारत के इसी रवैये, मोदी सरकार की पॉलिसीज़, इंतहा पसंदी की आड़ में रियासती दहशत गर्दी को का एक जिम्मेदार मुल्क, जिसके हवाले से पाकिस्तान डोजियर भी फराहम कर चुका है, सबूत दे चुका है। अब तहम प्रोपेगेंडा और अपने फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब्दुल्ला शाह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आप तज्जियाकार भी हैं और भारतीय उमूर के हवाले से माहिर भी हैं, गहरी नज़र रखते हैं क्या हो रहा है भारत में, और भारत की जो ख़ास तौर पर डॉक्ट्राइन्स हैं या प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया। ये जो भारतीय फिल्म मेकर्स हैं या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कि उनके पास अब मुसलमानों को टारगेट करना, पाकिस्तान मुखालिफ मूवीज़ बनाना और एक तरह से अपने आप को अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए प्रोपेगेंडा करना, लोगों को गुमराह करना, यही रह गया है, बाकी तमाम मसाइल हल हो गए? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, जिस तरह भारतीय फ़ौज को अक़लियतों पर मज़ालम और जम्मू कश्मीर में मज़ालम के हवाले से बीजेपी का अस्करी विंग करार दिया जाता है, इसी तरह जिस तरह बॉलीवुड का तर्ज़ अमल है उसे कुछ अरसे से बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया जाने लगा है, क्योंकि उन्होंने ज़फ़रानी इंतहा पसंदी का जहर पूरे भारतीय माशरे में इस हद तक भर दिया है कि वो अपने असल इशूज़ को छोड़ के बॉलीवुड भी अब इस चापलूसी के अंदर और खुशामद के अंदर भारतीय फ़ौज को भी पीछे छोड़ गया है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी जो हैं वो कश्मीरियों को मार कर, एक ड्रामे का रंग देकर और अपनी फ़ौज को खुश करने के लिए तमगों के चक्कर के अंदर वो इंसानी हकूक़ की सरी पामालियाँ करते हैं, उसी तरह बॉलीवुड में भी यही शुरू हो गया है। उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरस में, जिस तरह आपने बताया, 17 से ज़ायद फिल्में रिलीज़ की हैं। हम देखते हैं कि कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, ऑपरेशन मजनू, इस तरह की बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ एक जिस तरह सत्यपाल मलिक ने कुछ अर्सा पहले पुलवामा वाक़े के हवाले से भारतीय वज़ारत दाखिला के उसमें मुलव्वस होने की बात की थी। अब इस सारी चीज़ पे भी पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने, और जो एक उनके ख़ास डायरेक्टर हैं भारतीय फिल्मों के, अभिषेक दूधिया, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है और वो इस वाक़े पर भी एक नई फिल्म बना रहे हैं। और उसका आप हाल देखें कि उसके लिए एक ख़ुसूसी नज़म भी लिखी जाएगी, इश्तियाल अंगेज़, जो मोदी की आवाज़ के अंदर ही उस फिल्म का हिस्सा बनेगी और उसके अंदर मोदी के ट्वीट और तकारीर को दिखाया जाएगा। देखिए, ये कल्चरल एम्पीरियलिज्म है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले परवेज़ दीवान नाम के एक भारतीय दानिश्वर ने बुक लिखी थी और उन्होंने उसके अंदर सैकड़ों कमर्शियल्स का, मूवीज़ का हवाला देकर बताया था कि किस तरह जो मजहबी इकाइयाँ हैं भारत की, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, उन्हें किस तरह एक मखसूस तरीके से निशाना बनाया जाता है बॉलीवुड के अंदर। मुसलमानों के एक ख़ास हुलिये के अंदर दिखाया जाता है, पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। और अब चूँकि
दाखिली सियासत के अंदर मोदी सरकार के कदम तेज़ी से उखड़ रहे हैं। 2019 के अंदर, 2014 के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन 2024 के अंदर उसके पास कोई ख़ास इशू नहीं है। तो इसलिए इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस काफ़ी यलगार को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक तसलसल के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि एक ये कवी इम्कान है, बल्कि ख़दशा है कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज की जानब जो है वो ठोस पेशरफ्त करेगी। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? यकसा शहरी ज़ाब्ता, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इसके लागू होने की सूरत में जो हिंदुओं के कानून है, जिस तरह वो शादी करते हैं, जायदाद, वरासत, तर्ज ज़िंदगी, वो सब के सब दीगर मजहबी इकाइयों पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मुसलमान हिंदुआना तर्ज के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक शादियाँ, शरीयत, और इसके साथ साथ मदरसों की भी जो कानूनी हैसियत है उसका खात्मा कर दिया जाएगा और सिर्फ स्कूलों को जो है वो एक तालीमी अदारा करार दे दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इसी नफाज के एक तसलसल के तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से इस तरह की मूवीज़ की एक यलगार हमें देखने में आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जब BBC दी मोदी क्वेश्चन नाम से मोदी के गुजरात फसादात में मुलविस होने के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है शवाहिद के ऊपर, तो उसे पूरे भारत के अंदर बैन कर दिया जाता है। और जब मुसलमानों को बुरा बनाने के लिए, उन्हें एलियनेट करने के लिए कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ आती हैं, ये इस तरह की जो हम बात करें 72 हो रहे हैं, इस तरह की एक मन घड़त मूवीज़ आती हैं, तो सरकारी मुलाजमीन को एक एक दिन की छुट्टी दी जाती है, उन्हें रिलीफ दिया जाता है कि वो सिनेमाज के अंदर जाके इन मूवीज़ को देखें। इन मूवीज़ को बीजेपी की तमाम रियासतों के अंदर टैक्स फ्री करार दे दिया जाता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का तसलसल है। और चूंकि इस साल के आखिर के अंदर 5 भारतीय रियासतों के अंदर इंतखाबात होने और अगले साल 2024 में इंतखाबात हैं, तो ये वही ज़ाफ़रानी इंतखाब संधि की एक कड़ी के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला, मजहबी जो मनाफरत है या जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो भारत में कोई नई बात नहीं है। हमने देखा कि माजी में कई ऐसे वाक़यात भी होते रहे, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या आर्ट और कल्चर के अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रमोट होना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का वाज़ेह होकर सामने आना, अब क्या समझते हैं कि भारत जो दावा करता है कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, ये उस दावे की नफ़ी नहीं है? ये एक ऐसा जमहूरी मुल्क है कि जो अक़लियतों को हुकूक देना तो दूर की बात है, वो अपनी फिल्मों के अंदर, अपने ड्रामों के अंदर और डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर भी जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको दिखाने से बाज नहीं रह रहा। देखें, अगर वक्त पर वोट डाले जाने को सिर्फ डेमोक्रेसी कहा जाना चाहिए ना, तो भारत को आप दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी किसी हद तक कह सकते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी से मुतल्लिक सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मतलब इंसानी हकूक़ का एहतराम है, तो भारत में सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि तकरीबन 70 रोज़ होने वाले हैं, भारतीय रियासत मणिपुर जो है वो फ़िरका वराना तशद्दुद की आग में जल रहा है। 150 से ज़ायद, जो सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 150 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि जो गैर जानिबदार हल्के हैं वो इस फिगर को 300-350 के करीब ताते हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और मोदी जो तकरीबन महीने में हर रोज़ नए बयान देते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं। एक रोज़ वो रेडियो इंडिया से मन की बात के नाम से प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर वो तमाम इश्यूज़ को हिट करते हैं, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म ने 65 दिनों से जारी इस राइट्स के अंदर, इस कत्ले-आम के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो उसे हम किस तरह डेमोक्रेसी करार दे सकते हैं? खालिस्तान की बात करें तो खालिस्तान के 3 बड़े लीडरान को 45 दिन के अंदर मौत के घाट उतारा जा चुका है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। जो 6 फॉर जस्टिस के हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, वो भी, उनके बारे में भी ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उन्हें भी जिंदा रहने के बुनियादी इंसानी हक से महरूम कर दिया गया है। तो जब ये सारी फॉल्ट लाइन्स भारत के अंदर आती हैं, इनके ऊपर बात होती है, तो मोदी सरकार इन सब के ऊपर पर्दा डालने के लिए ना तमाम चीज़ों को एक मुख्तलिफ ढंग से मसख कर पेश करने के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लेती है। और इस वक्त बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मोदी की खुशामद और चापलूसी में दीगर तमाम रियासती अदारों को पीछे छोड़ चुकी है। तो अब्दुल्ला, यहाँ पर तो फिर ये भी जो नाजरीन हैं या फिर व्यूअर्स हैं, फैंस हैं भारतीय मूवीज़ के, उनसे भी तो ये सवाल हो सकता है ना कि वो क्या वो मवाद देखना चाहते हैं जो उनको दिखाया जा रहा है, वो उस झूठ, उस प्रोपेगेंडे में आ रहे हैं, उसके गर्विदा हो रहे हैं। अगर 2023 की बात की जाए तो अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब जा रही है। जो गेटअप्स बनाए जाते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है और जिस तरह से एक ख़ास तनाजुर में पेश करने की कोशिश की जाती है, और क्या अब भी लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं भारत में भी, जहाँ पर बैतुल खला जैसे बुनियादी हुकूक भी फराहम नहीं किए जाते लोगों को?
देखें, भारत की जिस तरह आपने कहा है, अक्सरियत के पास बैतुल खला जैसी सहूलत भी मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ जो उनके फैंस हैं वो इस चीज़ को भी उन्हें देखना चाहिए कि जिस तरह मूवीज़ के अंदर चीज़ों को पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसकी हकीकत में सूरत हाल क्या है। यानी कि आप देखें 60 से 65% लोग दिल्ली के अंदर आज भी खतरे अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 70% से ज़ायद मुसलमानों की मोदी के 2014 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से माली हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन जब वो मूवीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ दिखाते हैं तो लोग, एक जो कम पढ़ा लिखा तबका है जो हालात हाज़िरा पर नज़र नहीं रखता, वो उसे अडेप्ट कर लेता है। और यही हाइब्रिड वारफेयर है, यही 6th जनरेशन वारफेयर है। इसके मुताबिक जिस तरह नौजवान इजहान को जो है वो जेर कर लिया जाता है अपने मन घड़त प्रोपेगेंडे की बिना पर। हालांकि इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि अभी चंद दिनों पहले, 2-4 हफ्ते पहले, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलामा इकबाल का जिक्र खारिज कर दिया गया और उसकी जगह वीर सावरकर को हिंदू बना दिया गया। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई तालीमी पॉलिसी आती है जिसके अंदर वो नाथूराम गोडसे को भारत का कौमी हीरो बनाकर पेश करते हैं, और महात्मा गांधी, जिनके ऊपर पूरी दुनिया में इत्तेफाक है कि भारत के एक बड़े लीडर थे, उन्हें विलन बना के पेश किया जाता है। बिल्कुल, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है और भारत की हमेशा से अब यही पॉलिसी रही है, यही इकदामात रहे हैं और इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भी बात होती है, लेकिन फिर बात वहीं रहती है कि जो भारत की हठधर्मी है वो वहीं की वहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाह, स्टूडियोज़ में आप हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ी तफसील से हमने बात की आज, और भारत की जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसका एक और जो नया कदम सामने आया उस पर हमने तफसील से बात की। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं गवादर बंदरगाह को गहरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। पोर्ट हुकाम के मुताबिक ग्वादर पोर्ट के ज़ेरे समंदर मिट्टी निकालने का काम तकरीबन 4.6 अरब रुपए की लागत से होगा। 1 साल में ड्रेजिंग का काम मुकम्मल होने पर बड़े जहाज़ बंदरगाह पर आ सकेंगे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 4 साल तक ड्रेजिंग नहीं की गई थी। इस मनसूबे की निगरानी की जिम्मेदार ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी इसकी फर्म है। नामवर तरक्की पसंद अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। सरतापा सहरा हूँ और खासियत दरिया रखता हूँ, मैं तो फसीले शब में भी रोशन दिन का दरीचा रखता हूँ। शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी दुनिया अदब में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1916 में जिला खुशाब की वादी सून केसर में तुलू होने वाले इस आफताब ने अदब के उफक को हमेशा के लिए रोशन कर दिया, जिसकी चमक आज भी हर सू दिखाई देती है। 9 दहाइयों की जिंदगी के सफर में अहमद नदीम कासमी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके अदबी सफर में हर लम्हे के हिस्से में रिफतें आईं। अहमद नदीम कासमी अगरचे मजाजन रोमानवी थे, मगर तरक्की पसंद अदब के तहरीक से वाबस्तगी के बाइस समाजी हकीकत पसंदी की राह पर गामजन रहे। अहमद नदीम कासमी शायरी की दुनिया में तो माने जाते ही हैं। अहमद नदीम कासमी अफसाना निगारी में भी अपना बहुत नाम कमा चुके हैं। अहमद नदीम कासमी के अफसानों में हमें कल्चर, पंजाबी कल्चर, देहात, ये सारी रंग नुमाया नजर आते हैं। अहमद नदीम कासमी की शायरी में तरक्की पसंदाना सोच और इंसानियत की अजमत का पहलू नुमाया है। अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी ने अपने अदबी निस्बोलैन का खुलकर इजहार किया। उनके बेशतर मशहूर ड्रामे दही पस मंजर और माशती मसाइल पर मबनी हैं। वो वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे और उनका एक एक लफ्ज मादरे वतन के लिए दुआ है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। उन्होंने कालमों और इदारियों के जरिए भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शायरी के अलावा तनकीद और तंज़ो मज़ाह पर भी काम किया। देखा जाए तो कासमी साहब ने बहुत कुछ लिखा और उन्होंने अपने कलाम में म्यार को भी बुलंद रखा। उनकी अदमी खिदमात के एजाज में उन्हें मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। महकमा डाक ने उनका यादगारी टिकट भी जारी किया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अपर चित्राल में लांसपुर माइक्रो हाइड्रो मंसूबा मकामी कम्युनिटी के ज़रिए इंतजाम बिजली की पैदावार और तरसील के हवाले से मुनफरद मंसूबा है। इस मंसूबे ने प्रीपेड मीटरिंग मुतारिफ करवा कर बिजली चोरी के रास्ते का सद्देबाब कर दिया है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट लांसपुर वैली से रिपोर्ट कर रहे हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। जी, मैं अपर चित्राल के इलाके लांसपुर वैली के अंदर मौजूद हूँ और ये रमान गाँव है। मेरे पीछे आपको एक माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये 500 किलोवाट का जो है ये मंसूबा है। ये मंसूबा 2015 में जो है मुकम्मल हुआ और इससे 3 जो गांव हैं उनको बिजली फराहम की जा रही है। 1200 घरानों को बिजली पहुंच रहा है
اور ساتھ ساتھ یہاں کاروبار جو ہے اس کا مختلف قسم کی شاپس جو ہیں اور چکیاں جو ہیں اور کارخانے جو ہیں تقریباً 60-70 یہ چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اسکول جو ہیں تقریباً 15 اسکول جو ہیں ان کو ہم بجلی دے رہے ہیں. جو لوکل کمیونٹی ہے وہی اس کا جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے کنٹرول انہی کے پاس ہی ہے. یہ مائکرو ہائیڈرو پاور جو ہے منصوبہ پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا منفرد ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پری پیڈ میٹرنگ کا جو نظام ہے وہ لگایا گیا ہے. کارڈ کو آفس میں لے جا کر اس کو ریچارج کرتے ہیں اور اس کو اس میں لگاتے ہیں. اور جو بندے کے گھر میں ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں, اتنے پیسے اس میں باقی ہیں اور اتنا بجلی اس میں خرچ میں کرتا ہوں اور اتنا بجلی بچ جاتا ہے. بجلی کی ترسیل کے نظام کی جو ایفیشنسی ہے اس میں کئی گنا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس چیز کا اندازہ بھی اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں انہوں نے اپنی بجلی کی کنزمپشن کا ایگزیکٹ جو ہے وہ روپوں میں حساب لگایا ہوا ہے. فار ایگزامپل جو چپاتی ہے وہ 2 روپے کے اندر تیار ہوتی ہے, چائے کی پیالی ہے وہ 3 روپے کے اندر تیار ہوتی ہے. یہاں پر جو یہ پری پیڈ میٹرنگ کا جو ایک جدید نظام جو متعارف جو ہے وہ کرایا گیا ہے کہ اسمال اسکیل ماڈل سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام میں جدت لانے سے اس کی کارکردگی کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ, تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.